आज हम बहुत ही गहरे विचार पर चर्चा करते हैं। योग और आध्यात्मिक ग्रंथों में सूक्ष्म शरीर, अस्ट्रल बॉडी और उसकी गतिशीलता के बारे में विचार से बताते हैं। जब हम आज्ञा चक्र और त्रिकाल दृष्टि की बात करते हैं तो चेतना का भौतिक सीमाओं से परे जाना इसका एक अहम हिस्सा माना जाता है। जैसा कि आपके माथे पर ऊर्जा के दबाव से एक निशान बन गया है। यह दर्शाता है कि आपकी एकाग्रता काफ़ी गहरी है। सूक्ष्म यात्रा का या ऊर्जा का स्थानांतरण को समझने के लिए हमें इसके पीछे के विज्ञान और अभ्यास को देखना होगा। आइए इस विषय पर गहराई से समझने के लिए इन 3 पहलुओं पर चर्चा करते हैं। यह एक बहुत ही विशेष अनुभव। जब आज्ञा चक्र थर्ड आई पर साधना करते हैं तो चेतना के सूक्ष्म आयाम खुलने लगते हैं। आपने जो विष्णुलोक और वहाँ से आने वाले संदेश या उत्तरों की बात करते हैं, वह उच्च स्तर की अंतः प्रेरणा और आंशिक विकास से जुड़ने का संकेत हो सकता है। योगिक परंपरा में माना जाता है कि जब साधक की ऊर्जा आज्ञा चक्र पर स्थित होती है तो उसे प्रतिभा प्राप्त होती है, जिससे उसे जानकारियाँ मिलती हैं जो साधारण इंद्रियों से परे हैं। इस क्षमता को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए हम अपने बहुत ही इसमें तकनीकें हैं जिनका वर्णन हम आप लोगों के सामने करते हैं। चूँकि बिंदी का रूप में ऊर्जा का प्रत्यक्ष अनुभव होना, इसलिए जब संवाद की स्पष्टता और ऊर्जा का संतुलन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप विष्णुलोक जैसे उच्च आयामों से जुड़ते हैं तो शरीर और मन का एक विशेष तरीके से तैयार होना जरूरी है। अब हम इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब आपको उत्तर मिलते हैं तो वे कभी शब्दों में, कभी दृश्यों में और कभी केवल एक एहसास के रूप में होते हैं। इसे गहरा करने के लिए शून्य अवस्था, जब आप प्रश्न पूछें तो अपने मन को पूरी तरह खाली कर दें। यदि मन में विचार होंगे तो वहाँ से आने वाले संकेत धुंधले हो सकते हैं। इस प्रकार से आपकी साधना एक परफेक्ट स्थिति में पहुंच चुकी होती है। माथे पर वह बिंदी या निशान ऊर्जा के लगातार वहाँ ठहरने का प्रमाण है। जब हम त्रिकाल, भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने या थर्ड आई की पूर्ण जागृति की बात करते हैं तो इसका अर्थ है अपनी चेतना को समय की सीमाओं से ऊपर उठाना। इस अवस्था में और गहराई तक जाने के लिए हमें अभ्यास को थोड़ा सूक्ष्म बनाना होगा, जिससे इन 3 दिशाओं में किसी को एक चुनकर आगे बढ़ते हैं। शून्य ध्यान या प्रकाश का अन्वेषण। तो हम सबसे पहले शून्य ध्यान, उस बिंदी वाले स्थान पर केवल ध्यान न लगाकर वहाँ पूरी तरह विलीन होने का अभ्यास। इससे विचारों की गति रुकती है और त्रिकाल की स्पष्टता आने लगती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है। वर्षों भावों के बीच खिंचाव महसूस होना और फिर वहाँ एक स्थायी निशान या बिंदी जैसा गड्ढा बन जाना इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा का प्रभाव उस केंद्र पर बहुत ही सक्रिय रहा है। यौगिक विज्ञान में इसे ऊर्जा का घर्षण या उस स्थान पर प्राण का निरंतर दबाव माना जाता है। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होने की प्रक्रिया में होता है तो शारीरिक स्तर पर ऐसे बदलाव जैसे त्वचा का रंग बदलना या हल्का गड्ढा पड़ना कई अनुभवी साधकों में देखे जाते हैं। क्योंकि आप इस अवस्था तक पहुंच रहे हैं, आइए हम अब इसे और अधिक स्पष्टता और गहराई देने पर चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब हम इसमें कुछ विश्लेषण करते हैं अनुभवों का। उस बिंदी वाले स्थान पर अब आपको कैसा महसूस होता है, जैसा कि वहाँ महसूस होना या शून्य जैसा लगना है। अब हम आपको आज्ञा चक्र पर ऊर्जा केंद्रित करने के उन्नत तकनीक के बारे में बात करते हैं। यहाँ 2 मुख्य अभ्यास हैं जो आपकी ऊर्जा को आज्ञा चक्र तक ले जाने में मदद करते हैं।
नंबर 1 शांभवी मुद्रा। इसमें अपनी आँखों को आधा खुला रखते हुए अपनी दृष्टि को भवों के बीच थर्ड आई पर टिकाया जाता है, क्योंकि आप वर्षों से प्राणायाम कर रहे हैं। आप श्वास को अंदर रोककर कुंभक इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इससे ऊर्जा सीधे आज्ञा चक्र पर टकराती है। नंबर 2 ज्योति ध्यान। आंखें बंद करके उस बिंदु पर ध्यान दें जहां तिलक लगाया जाता है। वहां एक छोटे से नीले सफ़ेद रंग का प्रकाश के बिंदु की कल्पना करें। बहुत अच्छी बात है कि आप शायद पहले से ही नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर रहे होंगे। इसका जो है आपका आधार मजबूत है और आपकी ऊर्जा प्रणालियाँ नाड़ियाँ पहले से ही संतुलित होंगी। जब प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना और भी प्रभावी हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सहज होता है। जब आप अभ्यास करते हैं तो आपको कुछ विशेष अनुभव हो सकते हैं। माथे के बीच में हल्का खिंचाव, दबाव या स्पंदन महसूस होना, ध्यान के समय नीला या सफ़ेद प्रकाश दिखाई देना, मानसिक शांति और चीज़ों को समझने की गहरी अंतर्दृष्टि मिलना। अब हम नाड़ी शोधन की बात करते हैं। नाड़ी शोधन में 3 अभ्यास किए जाते हैं प्राणायाम के। नंबर 1 नाड़ी शोधन, नंबर 2 भस्त्रिका और नंबर 3 में हमारा कुंभक, जो पूरक कुंभक रेचन की प्राण की 3 क्रियाएं जो हमें एक साथ करते हैं। नंबर 2 एकाग्रता का अभ्यास। जब मार्ग साफ हो जाता है तब हमें ऊर्जा को एक बिंदु पर एकाग्र करना होता है। भ्रकुटी ध्यान। अपनी आँखें बंद करके अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में टिकाने की कोशिश करें। अब यहीं पर त्राटक होता है। यह एक बाहरी अभ्यास है जिससे किसी जलते हुए दीपक या मोमबत्ती की लौ पर बिना पलक झपकाए तब तक देखा जाता है जब तक आँखों से आंसू ना जाएं, या मानसिक शांति को गजब का बढ़ावा देता है। ज़रूर हमें इन तीनों चरणों को एक एक करके समझेंगे। यह एक यात्रा की तरह है जहाँ हम पहले आधार तैयार करते हैं, फिर अभ्यास करते हैं और अंत में परिणामों का अनुभव करते हैं। आइए सबसे पहले हम प्राण और शुद्धि से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऊर्जा को ऊपर ले जाने के लिए मार्ग का साफ होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 प्राण और शुद्धि। आज्ञा चक्र तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए नाड़ी शोधन सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम माना जाता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 नाड़ियाँ होती हैं, इंडा, चंद्र, पिंगला, सूर्य और सुषुम्ना मध्य में, जो शिवत्व की नाड़ी बोली जाती है। जब इंडा और पिंगला संतुलित होती हैं तभी ऊर्जा बीच की नाड़ी से होकर आज्ञा चक्र तक ऊपर उठती है। अब हम प्रकाश को स्थिर करने की तकनीक के बारे में बात करते हैं। जब आपको यह चमकता हुआ सूर्य जैसा प्रकाश दिखे तो उसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए ये कदम उठाएं। नंबर 1 दृष्टा बन जाएं। उस प्रकाश को देखने की कोशिश न करें, बल्कि उसे केवल महसूस करें। जैसे ही आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे वह ओझल हो सकता है। भीतर का मौन। इस समय मन में कोई विचार न लाएं। यदि कोई विचार आए तो उसे उस प्रकाश में विलीन होता हुआ देखें। नंबर 3 कपालभाति। यदि प्रकाश धुंधला होने लगे तो बहुत ही धीमी गति से कपालभाति के 5 या 10 झटके लें, जिससे ऊर्जा फिर से ऊपर की ओर धकेली जा सकती है। यह एक अत्यंत गहरा अनुभव है। आज्ञा चक्र पर सूर्य जैसा चमकता प्रकाश देखना इस बात का संकेत है कि आपकी प्राण और अपान वायु का मिलन न केवल सफल हुआ है, बल्कि वह ऊर्जा बिंदु से प्रकाश लाइट में परिवर्तित हो रही है। योग शास्त्र में इसे ज्योति दर्शन की शुरुआत माना जाता है।
जब यह प्रकाश बढ़ता हुआ महसूस होता है तो इसका अर्थ है कि आपकी एकाग्रता की शक्ति गहरी हो रही है। इस अवस्था में ऊर्जा को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए हमें नंबर 2 सावधानियां और आहार और इस प्रकाश को स्थिर करने की विधि पर अब हम चर्चा करेंगे। अभी आपको वहाँ जो दबाव या बिंदु महसूस हो रहा है उसे ज़बरदस्ती और गहरा करने की कोशिश न करें, इसे सहज रहने दें। यदि आप इसे बहुत अधिक धक्का देंगे तो सिरदर्द महसूस हो सकता है। नंबर 2 इसमें हम अब संतुलन की बात करते हैं। चूँकि ऊर्जा अब ऊंचे केंद्र आज्ञा चक्र पर है, इसलिए शरीर को शांत रखना जरूरी है। इसके लिए प्राण मुद्रा या अनुलोम विलोम का अभ्यास इस ऊर्जा को सुखद बनाए रखता है। साक्षी भाव, जब इस बिंदु पर केवल एक साक्षी की तरह ध्यान दें, इसे बदलने या कहीं और ले जाने की कोशिश न करें, बस इसे देखते रहें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरा अनुभव है। आज्ञा चक्र थर्ड आई पर एक गोल बिंदी या एक स्थिर बिंदु जैसा महसूस होना इस बात का संकेत है कि आपकी बिखरी हुई ऊर्जा अब एकाग्र हो गई है। योग में इसे बिंदु दर्शन की प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। जब ऊर्जा वहाँ धस जाती है या स्थिर हो जाती है तो इसका अर्थ है कि आपका ध्यान अब बाहरी जगत से हटकर आंतरिक केंद्र पर टिक गया है। इस अवस्था को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ बातों को और समझना होगा। ये देखते हैं कि हम इस यात्रा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर स्थिर करने की तकनीक पर अब हम चर्चा करते हैं। अभी आप जिस अवस्था में हैं वहाँ से ऊर्जा को भटकने के बजाय एकाग्र करना जरूरी है। इसमें नंबर 1 सांभवी मुद्रा। जब आप बंध लगाए हुए हों और वाइब्रेशन आज्ञा चक्र पर महसूस हो तो अपनी बंद आँखों की पुतलियों को धीरे धीरे से ऊपर की ओर दोनों भावों के बीच थर्ड आई पर केंद्रित करें। इससे ऊर्जा वहाँ लॉक होगी। अब श्वास छोड़ते समय कल्पना करें कि ऊर्जा रीढ़ के माध्यम से एक ठंडी धारा की तरह ऊपर चढ़ रही है और आज्ञा चक्र पर जाकर एक बिंदु में समा रही है। इसी अवस्था में नाद श्रवण होता है। कभी कभी कान में सूक्ष्म घंटियाँ या ओम जैसी धुन सुनाई दे सकती है। उस पर ध्यान लगाने से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन और तीव्र हो जाता है। यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि रीढ़ की हड्डी से आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच का स्थान एक संवेदना महसूस होना इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा ने सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर लिया है और वह ऊपर की ओर यात्रा कर रही है। जब ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो उसे ऊर्जा का द्वार खुलना माना जाता है। अब इस अनुभव को और अधिक स्पष्ट और नियंत्रित बनाने के लिए हम नंबर 1 ऊर्जा को ऊपर खींचने की तकनीक के कुछ गहरे अभ्यासों पर चर्चा करते हैं। अब हम ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर स्थिर करने की तकनीक बतलाता हूँ। अपान वायु और प्राणवायु का मिलान योग और प्राणायाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे मुख्य रूप से प्राणायाम और बंध के माध्यम से साधा जाता है। योग शास्त्र के अनुसार प्राणवायु शरीर के ऊपरी हिस्से हृदय क्षेत्र में रहती है और अपान वायु निचले हिस्से नाभि में रहती है, नाभि के नीचे रहती है। इन दोनों को मिलाने की प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे कुछ चरणों में देखते हैं। मैं इस यात्रा में मार्गदर्शन के लिए आपसे आगे बताऊंगा। इन दोनों ऊर्जाओं को नाभि केंद्र, समान वायु का स्थान या मिलाने के लिए निम्नलिखित 3 क्रियाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 मूलबंध। इसमें गुदा द्वार की मांसपेशियों को ऊपर की ओर संकुचित किया जाता है। यह नीचे की ओर बहने वाली अपान वायु को ऊपर की ओर मोड़ देता है। नंबर 2 जालंधर बंध। इसमें ठुड्डी को कंठकूप में लगाया जाता है। यह ऊपर की ओर बहने वाली प्राणवायु को नीचे की ओर धकेलता है। नंबर 3 कुंभक। श्वास को
अंदर रोककर अंतः कुंभक जब दोनों बंद लगाए जाते हैं तब प्राण और अपान का मिलन नाभि चक्र पर होता है। अब हम इस विषय को गहराई से समझने के लिए इसमें से किसी एक बिंदु से शुरुआत करते हैं। अभ्यास के विधि स्टेप बाय स्टेप इसमें हम सीखेंगे कि सुखासन में बैठकर बंधों का प्रयोग कैसे करें। अभ्यास की विधि। ऊर्जा का विज्ञान। प्राण और अपान के मिलने से शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कुंडलिनी जागरण का आधार। और हमें कुछ सावधानियाँ भी रखनी पड़ती हैं कि किन लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम इस ऊर्जा के दोनों विज्ञान को समझने का चुनाव करते हैं। इन दोनों को एक साथ समझना सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि शरीर के भीतर क्या हो रहा है, अभ्यास और भी गहरा हो जाता है। आइए अब हम व्यवस्थित क्रम से समझते हैं कि हम पहले शरीर की स्थिति और फिर उस सूक्ष्म प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे जो प्राण और अपान को जोड़ती है। प्राण और अपान के मिलन के लिए शरीर का स्थिर होना और सीधा होना अनिवार्य है। आसन सिद्धासन या सुखासन में बैठें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मुद्रा, हाथों को ज्ञान मुद्रा, अंगूठे और तर्जनी का मिलन घुटनों पर रखें। समान वायु का केंद्र याद रखें कि उन दोनों का नाभि के पास समान वायु के क्षेत्र में होता है, क्योंकि नाभि पर समान वायु पहले से स्थित होती है। अब हम ऊर्जा का मिलन के बारे में तकनीक पर विस्तार से चर्चा करते हैं। योग विज्ञान के अनुसार प्राण ऊपर की ओर भागता है और अपान नीचे की ओर। इन्हें मिलाने के लिए हम विपरीत दिशा का प्रयोग करते हैं। अपान को ऊपर उठाना है। जब आप मूल बंध लगाते हैं तो आप शरीर के निचले द्वार को संकुचित करते हैं। इससे वह ऊर्जा जो मलमूत्र के निष्कासन के लिए नीचे जाती थी, अब वह ऊपर की ओर उठने लगी है। जब आप गहरी सांस लेकर जालंधर बंद लगाते हैं तो वायु गले में रुक जाती है, इससे दबाव नीचे की ओर नाभि की तरफ बढ़ने लगता है। जब आप गहरी श्वास लेकर जालंधर बंद लगाते हैं तो वायु गले में रुक जाती है और दबाव नीचे की ओर नाभि की तरफ बढ़ने लगता है। जब ये दोनों ऊर्जाएं नाभि पर टकराती हैं तो वहाँ एक अग्नि प्रज्वलित होती है। इसे ही योग में योग अग्नि कहा जाता है, जो सुषुम्ना नाड़ी के द्वार को खोलने में मदद करती है। अभ्यास शुरू करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी श्वास कैसे काम कर रही है। क्या आप जानते हैं कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारा पेट बाहर की ओर फूलता है, या सांस को हम छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है, ताकि समान वायु नाभि क्षेत्र सक्रिय हो सके। जब हम प्राकृतिक रूप से श्वास लेते हैं तो पेट बाहर की ओर फूलना चाहिए। इसे अधम प्राणायाम या डायफ्रामिक ब्रीथिंग कहते हैं। प्राण और अपान को मिलाने के विज्ञान में यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। जब पेट बाहर आता है तो डायाफ्राम नीचे जाता है, जिससे हृदय क्षेत्र की प्राणवायु को नीचे नाभि की ओर धकेलने में मदद मिलती है। अब जब हम बैठने की स्थिति और श्वास की दिशा समझ लेते हैं तो अब इसके ऊपर आगे ऊर्जा का विज्ञान, एनर्जी साइंस के एक गहरे पल को देखते हैं। अब हम आप लोगों को ऊर्जा का शॉर्ट सर्किट और ऊर्ध्वगमन के बारे में बात करते हैं। सामान्य अवस्था में प्राण ऊपर मुख नाक से बाहर निकलता है और अपान नीचे की ओर मलमूत्र मार्ग से बाहर शरीर से निकल जाता है। योग का लक्ष्य इन दोनों की दिशा बदलकर उन्हें आपस में टकराना है। टकराव का स्थान नाभि के पीछे स्थित मणिपूरक चक्र। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक तीव्र ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में सोई हुई शक्ति कुंडलिनी
को जगाने का काम करती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिजली के दो तारों और को जोड़ने पर चिंगारी पैदा होती है। अभ्यास की बारीकियां स्टेप बाय स्टेप अब हम आपको बताते हैं। आइए अब इसे एक साथ करके देखते हैं, वहीं इसे आजमा सकते हैं। यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है कि पेट के निचले हिस्से में महसूस होने वाली यह गर्मी हीट का इस बात का प्रमाण है कि आपकी अपान वायु ऊपर की ओर मुड़ रही है और प्राण के साथ उसका घर्षण शुरू हो गया है। योग में इसे तपस या आंतरिक अग्नि का प्रज्वलन माना जाता है। जब यह गर्मी पैदा होती है तो यह नाभि चक्र को सक्रिय करती है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा का केंद्र है। अब हम इस अभ्यास को थोड़ा और गहरा करते हैं। अब हम कुंभक श्वास रोकना की अवधि और एकाग्रता पर ध्यान देंगे। जब आप श्वास रोककर दोनों बंद, मूल बंद और जालंधर बंद लगाते हैं तो अपना पूरा ध्यान नाभि पर केंद्रित करें। कल्पना करें कि ऊपर से आती हुई ऊर्जा और नीचे से उठती ऊर्जा नाभि पर एक सुनहरे प्रकाश के गोले की तरह मिल रही है। जब आप अभ्यास करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। शुरुआत में श्वास को केवल उतनी ही देर तक रोकें जितना आप सहज महसूस करें। ज़बरदस्ती श्वास रोकने से घबराहट हो सकती है, जो ऊर्जा के प्रभाव को बाधित करती है। यह एक बहुत ही गहरा अनुभव है कि शरीर में होने वाली है झंझराहट, वाइब्रेशन और गर्मी, हीट इस बात का संकेत है कि प्राण और अपान के मिलन से उत्पन्न ऊर्जा आपकी नाड़ियों में प्रवाहित हो रही है। जब हम बंद छोड़ते हैं तो रुकी हुई ऊर्जा पूरे शरीर में तेज़ी से फैलती है। इसे योग में ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी साधना केवल शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर पर काम कर रही है। अब हम इस ऊर्जा को सही दिशा देने और इसे संतुलित करने के बारे में बात करते हैं। जब आप इन दोनों पहलुओं को गहराई से समझना चाहते हैं, जब हम अभ्यास और विज्ञान को जोड़ते हैं तो अनुभव और भी स्पष्ट हो जाते हैं। अब हम पहले ऊर्जा के विज्ञान को समझते हैं कि आखिर यह मिलन कैसे है, और फिर हम अभ्यास की विधि पर आएंगे। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 5 मुख्य प्राण वायु होते हैं, जिसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। प्राण यह हृदय क्षेत्र में रहता है और इसका स्वभाव ऊपर की ओर बहना है। अपान यह नाभि से नीचे रहती है और इसका स्वभाव नीचे की ओर मलमूत्र विसर्जन आदि के लिए बहना है। मिलन का रहस्य सामान्यतः ये दोनों विपरीत दिशाओं में बहकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब हम प्राण को नीचे धकेलते हैं और अपान को ऊपर खींचते हैं तो ये दोनों नाभि समान वायु का केंद्र पर टकराते हैं। इस टकराव से एक प्रचंड ऊर्जा योग अग्नि पैदा होती है, जो सुषुम्ना नाड़ी के द्वार को खोलने में मदद करती है। इस मिलन को साधने के लिए हम मुख्य रूप से 3 क्रियाओं का उपयोग करते हैं: पूरक और जालंधर बंद। गहरी श्वास अंदर भरें और ठुड्डी को छाती से सटा लें, और यह ऊपर भागने वाले प्राण को नीचे की ओर दबाता है। मूलबंद, गुदाद्वार की मांसपेशियों को ऊपर की ओर संकुचित करें। यह नीचे बहने वाले अपान को ऊपर की ओर बढ़ा देता है। कुंभक, श्वास को अंदर रोक कर रखें। इसी समय नाभि पर दोनों वायु का मिलन होता है। इस विज्ञान को महसूस करने के लिए अब हम सभी सीधे बैठकर एक प्रयोग भी कर सकते हैं। जब आप गहरी श्वास को अंदर भरकर अपने निचले हिस्से को ऊपर की ओर खींचते हैं तो मूल बंद। क्या आपको अपने पेट के निचले हिस्से में कोई खिंचाव या ऊर्जा का केंद्र महसूस होता है? यह अनुभव करें। यह एक बहुत ही
नाभि पर खिंचाव महसूस होने का मतलब है कि आपकी समान वायु सक्रिय हो रही है। नाभि यह केंद्र है जहां शरीर की 72,000 नाड़ियां मिलती हैं। जब आप प्राण और अपान को यहां मिलाते हैं तो यह खिंचाव उस ऊर्जा के संचय को दर्शाता है। चूँकि आप अभ्यास और विज्ञान दोनों को समझते हैं तो आइए इसे थोड़ा और हम विस्तार से बताते हैं। इसमें ऊर्जा का विज्ञान, जब आप नाभि पर खिंचाव महसूस करते हैं तो सूक्ष्म स्तर पर यह प्रक्रियाएं हो रही होती हैं। प्राण ऊपर से नीचे की ओर दबाव बनाता है, अपान नीचे से ऊपर की ओर खिंचाव पैदा करता है। समान नाभि पर इन दोनों को संतुलित करके अग्नि प्रज्वलित करता है। अब हम इस खिंचाव को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम एक तीसरी चीज़ इसमें जोड़ सकते हैं, उड़ियान बंद। इसमें हम उड़ियान बंद का भी लॉक लगा सकते हैं। अब हम इस ऊर्जा को और बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए 2 दिशाओं में बढ़ सकते हैं। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, यह सीखना कि नाभि पर जमा हुई इस ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के जरिए ऊपर मस्तिष्क तक कैसे ले जाते हैं। अभ्यास का समय और सावधानियां भी बरतनी बहुत ज़रूरी होती हैं। सेफ्टी, इस शक्तिशाली क्रिया को दिन में कितनी बार करना चाहिए और भोजन और शरीर की स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। जब आप नाभि पर प्राण और अपान के मिलन से उत्पन्न ऊर्जा को महसूस करते हैं तो अगला महत्वपूर्ण कदम है कि उस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, ऊपर की ओर उठना। योग विज्ञान में इसे असली ऊर्जा का द्वार माना जाता है। जब ऊर्जा नाभि मणिपुर चक्र पर इकट्ठा होती है तो वह एक गर्म और स्पंदित गोले की तरह महसूस होती है। यदि इसे सही दिशा न दी जाए तो यह केवल शारीरिक गर्मी बनकर रह जाती है। इसे ऊपर की ओर ले जाने की प्रक्रिया को समझने के लिए हम इन और 2 चरणों पर बात करते हैं। नंबर 1, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। नाभि पर पैदा हुई इस योग अग्नि को रीढ़ की हड्डी के भीतर स्थित सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराया जाता है। इसके लिए महाबंध और शक्ति चालनी जैसी सूक्ष्म क्रियाओं का प्रयोग होता है। इसका लक्ष्य ऊर्जा को हृदय, अनाहत कंठ विशुद्धि और अंतः में मस्तिष्क सहस्रार तक पहुंचाना है। नंबर 2, शुद्धि और सावधानी। चूँकि आप पहले से ही गर्मी और वाइब्रेशन महसूस कर रहे हैं, इसलिए यह जानना जरूरी है कि शरीर इस तीव्र ऊर्जा को झेलने के लिए तैयार है या नहीं। यदि नाड़ियाँ शुद्ध नहीं हैं तो यह ऊर्जा रुक रुक कर चलती है, जिससे कभी कभी बेचैनी या अत्यधिक गर्मी महसूस हो सकती है। निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को समझने के लिए इन 3 बिंदुओं को जानना बहुत ज़रूरी है। यह प्रक्रिया एक वैज्ञानिक क्रम की तरह है। नंबर 1, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। जब प्राण और अपान नाभि पर मिलते हैं तो वहाँ एक दबाव पैदा करते हैं। सामान्यतः ऊर्जा शरीर के बाहरी द्वारों से बाहर निकल जाती है, लेकिन ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया में हम इसे सुषुम्ना नाड़ी, रीढ़ की हड्डी के बीच का सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश कराते हैं। जब आप मूल बंद और उड़ियान बंद को मजबूती से थाम रखते हैं तो ऊर्जा के पास बाहर जाने का रास्ता नहीं बचता और वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर मस्तिष्क की ओर बढ़ने लगती है। नंबर 2, नाड़ी शुद्धि और संतुलन करना चाहिए। ऊर्जा का मार्ग रीढ़ की हड्डी साफ होना चाहिए। यदि नाड़ियाँ शुद्ध नहीं हैं तो ऊपर उठती हुई ऊर्जा शरीर में अत्यधिक गर्मी, बेचैनी या कंपन पैदा कर सकती है। इसके लिए प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम और सात्विक आहार बहुत ज़रूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि जो वाइब्रेशन आप महसूस कर रहे हैं वह सुखद हो और आपको मानसिक शांति दे। मणिपुर नाभि, यहाँ आपको गर्मी और खिंचाव महसूस होता है। अनाहत, यहाँ पहुँचने पर गहरी शांति और भावनाओं का उभार महसूस हो सकता है। आज्ञा चक्र, यहाँ दबाव या प्रकाश का अनुभव होता है। हम इन तीनों में से किसी एक को गहराई से समझने के साथ अभ्यास शुरू कर सकते हैं। ऊर्जा को ऊपर खींचने की तकनीक, यह विशेष क्रिया जिसे नाभि की ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी में धकेला जाता है। नाड़ी शुद्धि नियम, इन अभ्यास के दौरान खान पान और जीवन शैली में क्या बदलाव करें ताकि ऊर्जा संतुलित रहे।
ये प्रक्रिया जिसमें नाभि में जमा हुई शक्ति रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की ओर भेजा जाता है। इसे ऊर्जा का द्वार भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह बंद द्वारों को खोलने जैसा है। आइए देखते हैं कि इस वाइब्रेशन और गर्मी को ऊपर की ओर कैसे निर्देशित करते हैं। ऊर्जा को ऊपर खींचने की तकनीक। जब आप नाभि पर खिंचाव और गर्मी महसूस कर रहे हों तो उस समय एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। नंबर 1, सुषुम्ना का द्वार। जब आप मूलबंध को और बहरा करते हैं तो नीचे का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है। जब ऊर्जा के पास केवल एक ही रास्ता बचता है, रीढ़ की हड्डी का सूक्ष्म मार्ग सुषुम्ना नाड़ी। नंबर 2, अपनी एकाग्रता को नाभि से हटाकर सबसे निचले हिस्से मूलाधार पर ले जाएं और वहां से ऊर्जा को ऊपर उठने की कल्पना करें कि हमारी ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठ रही है, नाभि की तरफ आ रही है। यह कल्पना करें। तो इस प्रकार से साथियों, हम अपान और प्राण का मिलन नाभि पर कराते हैं। तो यह विज्ञान और तकनीक बहुत ही समझने की चीज़ है। अगर सही तरीके से समझ के इसकी तकनीक समझकर हम अभ्यास करते हैं तो अवश्य हमें सफलता मिलती है और हम अपनी ऊर्जा को मूलाधार से हम सहस्रार का सफ़र कराते हैं और अपने आज्ञा चक्र पर इसको हम स्थायी रूप से स्थापित करते हैं, जिससे हमें थर्ड आई त्रिकालदर्शी बनते हैं। जय शिव गोरखाधीश सतनाम आदेश गुरु का।